हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो मेरे प्यारे साथियों, हमने अभी प्रश्नावली 1.1, प्रश्नावली 1.2 यानी कि प्रश्नावली 1 या चैप्टर फर्स्ट प्रॉपर तरीके से कंप्लीट करा दिया है। अब आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 और इसी में रहेगा प्रश्नावली 2.1 पूरा कंप्लीट। पर बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही आसान है। ये जो अपना क्वेश्चन है आज का, ये बहुत ही आसान है। ये 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। क्या ये 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा? लेकिन इसको सॉल्व करने से पहले, इन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करने से पहले हम चाहते हैं कि चैप्टर 2 बहुपद, इसका थोड़ा सा अपन बेसिक चीज पढ़ लें, है ना। क्योंकि हमारा चैप्टर 2 क्या है? चैप्टर 2 बहुपद है। आइए थोड़ा सा चैप्टर 2 देख लेते हैं। ये है अपना चैप्टर 2 बहुपद, है ना। तो थोड़ा सा हम पढ़ेंगे कि बहुपद क्या है। क्या चीज पढ़ेंगे? थोड़ा सा हम जानेंगे कि बहुपद क्या है, उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तो कोई दिक्कत आप लोग को? कोई दिक्कत आप लोग को? आप लोगों को किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं बहुत ही प्रॉपर तरीके से आप लोग को बताने वाला हूं कि बहुपद क्या है। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले हम समझेंगे बहुपद। बहुपद है क्या, पहले बात करेंगे बहुपद, क्योंकि हमारा चैप्टर ही क्या है? बहुपद। तो उसको समझना स्वाभाविक सी बात है। तो यहाँ पर है जानेंगे बहुपद। पहला क्वेश्चन अपना तो यही उठ रहा है कि बहुपद है क्या चीज़, है ना। तो बहुपद मैंने पहले ही आप लोग को बता चुका हूँ, यानी कि अगर आप लोगों ने प्रॉपर तरीके से 9th में पढ़ा होगा तो बहुपद आपको ऑटोमेटिक समझ में आ गया होगा। चलिए, यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि बहुपद क्या है। बहुपद यानी कि संख्या में या फिर किसी समीकरण में कि जो घात होती है वह क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। अगर किसी भी समीकरण में घात पूर्ण संख्या नहीं है तो समझिए कि वह बहुपद नहीं है। उदाहरण के तौर पर मैं अगर बता दूं, यानी कि आप लोग ले लीजिए x² और √2। अब इन दोनों में अगर हम कंपेयर करें तो इनमें से क्या बहुपद कौन सा होगा? तो यहाँ पर हम x का स्क्वायर देख रहे हैं, तो जो x का स्क्वायर है यह एक पूर्ण संख्या है। जहाँ पर ये हमारा 2 दिखाई दे रहा है तो ये क्या है? पूर्ण संख्या है, क्योंकि वहाँ पर चर की जो घात है वह 2 है और 2 हमारी क्या होती है? एक पूर्ण संख्या होती है। लेकिन जस्ट उसी के अगर हम नीचे देखें तो यहाँ पर √2 लिखा हुआ है। क्यों? अब ये इसको अगर हम बोलें कि यह बहुपद क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी तो 2 लिखा हुआ है। 2 एक पूर्ण संख्या है। हाँ, वहाँ पर 2 लिखा हुआ है, 2 भले ही पूर्ण संख्या है, लेकिन उसमें क्या लगा हुआ है? अंडर रूट। अब अंडर रूट का मान होता है 1/2। क्या 1/2 क्या पूर्ण संख्या है क्या? नहीं। तो पूर्ण संख्या क्या होती है, थोड़ा सा यहाँ पर भी आपको बता देता हूँ। पूर्ण संख्या, है ना, तो पूर्ण संख्या 0 से लेकर स्टार्ट होती है, 1 2 3 4, यानी कि जहां तक भी संख्या आप लोग गिन सकते हैं वह सभी पूर्ण संख्या के अंतर्गत आता है। क्लियर? तो क्या हमें पूर्ण संख्या में 1/2 दिखाई दे रहा है क्या? नहीं। जब हमें 1/2 दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब कि क्या हो गया? यह बहुपद नहीं है। बात आई समझ में क्या आप लोग को? इतना समझ में आया क्या? चलिए, अगर इतना समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। चलिए, तो बहुपद की डेफिनेशन थोड़ा सा मैं आप लोग को लिख के दे देता हूँ यहाँ पास। चलिए, है ना, थोड़ा सा आप लोग दिमाग में रखेंगे बहुपद। चलिए, बहुपद क्या है? ऐसे बीजीय जिसमें, क्या लिखेंगे? ऐसे बीजीय जिसमें चरों के घातांक, है ना, घातांक में कंफ्यूजन मत होइएगा। घातांक मतलब कि घात, चरों की घात, है ना, उसी को बोलते हैं हम घातांक। क्या हो? पूर्ण संख्या हो। क्या हो? घातांक सदैव क्या हो? पूर्ण संख्या हो। क्या हो? पूर्ण संख्या हो। वह
बहुपद कहलाता है, बहुपद कहलाता है। इसमें कोई दिक्कत आप लोग को? ऐसा बीजीय जिसमें चरों की घात क्या हो, पूर्ण संख्या हो। अब यहां पर एक क्वेश्चन उठता है, चरों, ये भी तो है, एक क्वेश्चन ही तो है अपना, है ना, चर। अब चरों की घात, तो चर हमने अभी जस्ट पढ़ा है ना कि x²√2। अब इन दोनों में चर कौन सा है, अचर कौन सा है, ये भी तो एक क्वेश्चन है अपना। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि चर क्या होता है। चलिए, तो चर का मतलब होता है यानी कि ABCD, ए से लेके जेड तक के बीच में जो भी आए वो क्या है, अपने चर संख्या के अंतर्गत आता है। किसके? चर, जिसका मान क्या होता है, एक नियत नहीं होता है। इनका मान हमेशा किसी भी समीकरण में मान बदलता रहता है, उसी को बोलते हैं क्या, चर, है ना। यहाँ पर उदाहरण के लिए मैं लिख लेता हूँ x, y, z। ये ऐसे मान होते हैं जिनका मान सदैव नियत नहीं रहता, हर वक्त इनका मान बदलता रहता है। मान लीजिए यहाँ पर समीकरण में x है, तो हो सकता है आगे के जो अपना होगा वो y हो सकता है, या कि फिर उसके आगे z हो सकता है। तो इसका मान नियत नहीं होता है, वह हमारा क्या कहलाती है, चर संख्या कहलाती है। और यहीं पर मैं अगर बात कर दूं अचर संख्या की, तो अचर संख्या के अंतर्गत अपना आ जाता है पूर्ण संख्या या पूर्णांक संख्या, प्राकृत संख्या, है ना। मतलब कि 0 से लेके 1 2 3 4 5 6, ये सभी अचर संख्याएं कहलाती हैं। और ये ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका मान नियत होता है, कहीं भी नहीं बदल सकता। कहने का तात्पर्य क्या होता है, यदि मैं किसी भी समीकरण में अगर 4 लिया हूं तो वह 4 ही होगा। ऐसा तो नहीं कि वो 5 हो जाए, नहीं, वैसा नहीं हो सकता है ना। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको हम अचर संख्या बोलते हैं। किसी भी समीकरण में अगर 6 लिखा है तो 6 ही रहेगा, है ना, वो 7 नहीं बन जाएगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? यस। तो अचर संख्या क्या हो गई, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जहां तक आप लोग गिन सकते हैं वो हमारी होती हैं अचर संख्याएं। तो यहां तक आप लोग कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए, अब इतना तो हमने समझ लिया। अब समझेंगे कि बहुपद की पहचान करना। क्या समझेंगे? बहुपद की पहचान करना। बहुपद की पहचान क्या होगी, ये भी तो एक क्वेश्चन है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ऐसे बहुत सारे पूछे जाते हैं कि बहुपद की पहचान कैसे करें, है ना। एक पदी बहुपद, द्विपदी, त्रिपदी, बहुपद की घात, ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में अधिकतर पूछे जाते हैं। तो चलिए यहाँ पर हेडिंग डालते हैं बहुपद की पहचान। आइए बहुपद की पहचान करते हैं। बहुपद की पहचान कैसे करें। अब इनमें हम छोटा छोटा उदाहरण लेके समझेंगे कि बहुपद है कि नहीं है, नहीं है तो क्यों नहीं है, और है तो क्यों है। समझ पा रहे हैं? तो यहां पर मैं पहला उदाहरण ले लेता हूं। मान लीजिए x² 3 + 2x। अब इसको हम पहचान करके बताएंगे क्या यह बहुपद है कि नहीं है, और है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों है। तो इससे पहले ही मैंने एक बहुपद बताया था, आप लोग को डेफिनेशन लिखवाया था कि ऐसे बीजीय जिसमें चरों के घातांक सदैव पूर्ण संख्या हो तो वह क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। यही तो मैंने डेफिनेशन लिखवाया था। देखिए थोड़ा सा डेफिनेशन यही लिखा हुआ है क्या? यस, मैंने डेफिनेशन यही लिखा हुआ है। अब यहां पर देखिए चरों की घात की बात कर रहा है। अगर चरों की घात क्या हो, पूर्ण संख्या हो, तो क्या होगा, वह बहुपद होगा। तो यहां पर देख रहे हैं, यहां पर ये जो 3 जो क्यूब लगा हुआ है, क्या स्क्वायर नहीं, उसको क्यूब पढ़ते हैं, है ना। तो अगर उसकी x का पावर 3 है तो उसको क्यूब पढ़ा जाएगा, लेकिन क्यूब मतलब 3 की घात, और 3 क्या है, तो 3 हमारी एक पूर्ण संख्या है। क्या है? 3 हमारी एक पूर्ण संख्या है। और यदि इस x की बात करें तो x में एक क्या होता है, भूत प्रेत की तरह छुपा रहता है, जो हमें दिखाई नहीं देता है। तो उसकी घात भी क्या है, 1 है। और 1 भी हमारी क्या है, एक पूर्ण संख्या है। क्या है? एक पूर्ण संख्या है।
मतलब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो हमारे बहुपद है ना, ये जो हमारा समीकरण है, इसमें घात जितनी भी है वह क्या है, एक पूर्ण संख्या है। तो मतलब क्या होगा, यह एक बहुपद है। क्या बोलेंगे, यह एक बहुपद है। बात आई समझ में। चलिए एक और उदाहरण ले लेता हूं मैं। जैसे कि हम यहां पर मान लेते हैं कि x का स्क्वायर माइनस 7y प्लस 9। अगर मैं आप लोगों से पूछूं क्या यह एक बहुपद है कि नहीं, तो आप लोग कैसे पहचान करेंगे। सेम प्रोसेस, सेम फॉर्मूला, सेम नियम, सब तो वही है ना। तो हम देखेंगे सबसे पहले कि जो हमारा चर है क्या उसकी घात क्या पूर्ण संख्या है कि नहीं, यही तो देखना है। तभी तो हम पता कर पाएंगे ना कि हमारा ये क्या बहुपद है कि नहीं। यस, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं चर हमारा x है, वहां पर जो उसकी घातांक है 2 है जो कि एक पूर्ण संख्या है। दूसरे पक्ष में देखें तो y है, y में कुछ नहीं है मतलब कि एक है, एक भी हमारी क्या है, पूर्ण संख्या है। तो क्या यह एक बहुपद है। यस, तो यह भी एक क्या है, यह भी एक बहुपद है। क्या है, यह भी एक बहुपद है। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। यहां पर अब मैं एक तीसरा उदाहरण ले लेता हूं जिसमें से हम यह पता करेंगे कि यह बहुपद है कि नहीं। एक्चुअली में क्या है कि मैं बता चुका हूं पहले बहुपद की पहचान करना, लेकिन इसको आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि यह क्या बहुपद है कि नहीं। तो यहां पर मैं ले रहा हूं √x प्लस 5। चलिए इसका फटाक से मैं आप लोग को 2 सेकेंड का समय देता हूं, है ना। 2 सेकेंड में आप लोग मुझे इसका कंफर्म करके बताइए कि यह बहुपद है कि नहीं। चलिए आपका टाइमिंग स्टार्ट हो चुका है ना। फटाक से कमेंट करिए। मैं पहले ही बता चुका हूं जहां √ लगा हुआ है ना, तो वह क्या होगा, क्योंकि √ का मान क्या होता है मैंने बताया है आप लोगों को, है ना। चलिए तो अब मैं ही बता देता हूं। √ लगा हुआ है तो √ का मान मैंने क्या बताया था, 1/2 होता है। और 1/2 क्या है, हमारी पूर्ण संख्या नहीं होती है। होती है क्या, नहीं। 1/2 वह एक क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। तो क्या होगा, यह एक बहुपद नहीं होगा। और जो प्लस के बाद जो दूसरी संख्या है तो यह क्या है, हमारी अचर संख्या है, अचर है ना। लेकिन जो हमारी चर है, चर की घात हमारा क्या है, 1/2, क्योंकि √ लगा हुआ है। मतलब क्या बोलेंगे, यह बहुपद नहीं है। तो क्या बोलेंगे, यह बहुपद नहीं है। कोई दिक्कत आप लोग को। चलिए यहाँ पर एक और उदाहरण मैं ले रहा हूँ, है ना, जिसमें हमें यही पता करना है कि यह बहुपद है कि नहीं। तो यहाँ पर एक नया उदाहरण है जो बट्टे के रूप में पहले से लिखा रहेगा, 1/x - 1। अगर आप लोग के समक्ष ऐसी संख्या आती है तो आप लोग इसको कैसे पता करेंगे कि यह एक बहुपद है कि नहीं। ये तो बटे के रूप में हमें ऑलरेडी दिखाई दे रहा है। और जो भी संख्या बटे के रूप में होती है तो क्या वह बहुपद होती है, क्या नहीं होती है। क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हमारा चर है x है वो ऑलरेडी बटे के रूप में है। अगर मैं इसे पलट के भी लिखूं, है ना, तो ये हो जाएगा x + 1 और तब भी कुछ नहीं, मतलब बटे में 1 आएगा। तो मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि यदि कोई भी संख्या या कोई भी चर संख्या या कोई चर राशि बटे के रूप में है तो वह बहुपद नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर हम भले देख रहे हैं यहाँ पर कि x है और x की घात 1 है और 1 हमारी एक पूर्ण संख्या होती है, हाँ। लेकिन यहाँ पर हम ये भी देख रहे हैं कि जो हमारी चर राशि है वो क्या है, बटे के रूप में है। और जो संख्या, जो चर राशि बटे के रूप में होती है वह कभी भी बहुपद नहीं होती है। तो ये हमारा क्या होगा, तो यह भी हमारा बहुपद नहीं होगा। तो यहाँ पर बता देंगे यह बहुपद
नहीं है। तो आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से बहुपद की पहचान करना सीख गए होंगे, है ना, और आप लोग को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पास ज्ञात करेंगे बहुपद की घात। क्या ज्ञात करेंगे? यहाँ पर हम ज्ञात करेंगे बहुपद की घात, है ना, कि कौन सा रैखिक बहुपद है, कौन सा द्विघात बहुपद है, कौन सा त्रिघात बहुपद है ना। तो इसी के उदाहरण से छोटा छोटा उदाहरण लिख लेता हूँ अलग से, ताकि अपन को समझ में भी आए इजीली तरीके से, है ना। चलिए यहाँ पर एक छोटा सा उदाहरण ले लेते, तो पहले तो यहाँ कर देता हूँ मैं बहुपद की घात, है ना, बहुपद की घात, है ना। अब बहुपद की हम घात को देखकर यह हम पता कर सकते हैं कि रैखिक बहुपद है या द्विघात बहुपद है या त्रिघात बहुपद है। आइए एक छोटा सा मैं समीकरण आप लोग के सामने लिख के देता हूँ। तो यहाँ पर मैं पहला समीकरण लिख लेता हूँ। मान लेते हैं 2x का स्क्वायर प्लस 2y प्लस 5। अब यहाँ पास हम देखेंगे कि बहुपद की घात सबसे बड़ी क्या है, उसी के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि यह कौन सा बहुपद है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो हमारा चर है वो क्या है, x और y है। क्या है? x और y है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं x की पावर कितनी है, 2 है, और y की पावर कुछ नहीं है, मतलब कि 1 छुपा हुआ है, बराबर। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी घात होगी वह क्या है, 2 है। क्या है? यहाँ पर हमें 2 दिखाई दे रही है, और जो सबसे बड़ी घात 2 दिखाई दे रही है, मतलब कि हमको उसी को ही पकड़ना है। तो सबसे बड़ी घात क्या है, यहाँ पास 2 है। तो यह कौन सा बहुपद हो जाएगा, ये हमारा द्विघात बहुपद हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ये हमारा द्विघात बहुपद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा। अब यदि यहीं पर मान लूं मैं एक दूसरा छोटा सा उदाहरण देकर कि 2x बस लिखा है। क्या लिखा है, 2x लिखा हुआ है ना। अब 2x लिखा हुआ है, मतलब कि x क्या है, हमारा चर है, और उसका घात कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो जिसका घात 1 होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम रैखिक बहुपद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसे हम रैखिक बहुपद के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं, उसे हम रैखिक बहुपद के नाम से जानते हैं, है ना। ये भी आप लोग को प्रॉपर तरीके से क्लियर हो गया होगा। क्लियर है क्या? चलिए अब यहाँ पर एक और बता देता हूँ, तीसरा उदाहरण लेकर के, जहाँ पर हम पता करेंगे त्रिघात बहुपद, है ना। त्रिघात बहुपद का उदाहरण मान लेते हैं x की पावर 3 प्लस 2x है। यहाँ चर है, चर की अधिकतम घात क्या है, 3 है, और ये वाले चर की अधिकतम घात क्या है, 1 है। तो जो अधिकतम घात होती है वो क्या होती है, 3 है। तो ये क्या होगा, तो ये हमारा हो जाएगा त्रिघात बहुपद। क्या हो जाएगा, त्रिघात बहुपद हमारा हो जाता है। यहां तक बात समझ में आई? अगर आप लोगों से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाता है ना, ऐसा समीकरण दिया होगा और वह कह देगा कि समीकरण देख के पहचान कीजिए, तो आप लोगों को क्या करना है, समीकरण को देखना है, और उस समीकरण में तुमको ये देखना है कि सबसे बड़ी घात क्या है। क्या देखना है, सबसे बड़ी घात, है ना। तो यहाँ पर हमारे सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा द्विघात बहुपद हो जाएगा। अगर यहाँ पर क्या हो जाता, मान लेते हैं यहाँ पर मैं अलग से लिख देता हूँ ना, अलग से लिखने में क्या होगा कि क्लियर समझ में आएगा, है ना। यहाँ पर मान लेता हूँ कि 2x की पावर 4 प्लस CY 8 प्लस 4y की पावर 9। अगर ऐसा समीकरण आता है, ये अगर ऐसा समीकरण आता है, तो इस समीकरण में अगर मैं पूछूं
कि इस बहुपद की घात क्या है, इस बहुपद की घात क्या है। तो आप लोग कैसे पहचान करेंगे इसकी कि इस बहुपद की घात क्या है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इन सभी बहुपदों को क्या करना है, देखना है कि सबसे ऊंची बहुपद की घात क्या है। तो यहाँ पर देख रहे हैं बहुपद की सबसे बड़ी घात क्या है, 9 है। क्या है, 9 है। तो बहुपद की घात 9 है, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा बहुपद की घात 9 होगा। कोई दिक्कत आप लोग को यहाँ तक? ऐसा नहीं कि आप लोग जोड़ना स्टार्ट कर दिए कि 9 8 17 17 4 21, तो वहाँ पर भाई ऑप्शन में तो 21 भी रहेगा, है ना। ऑप्शन में 21 भी रहेगा, 9 भी रहेगा, 7 भी दे सकता है ना। 4 ऑप्शन बना के कुछ भी दे देगा, है ना। हो सकता है 8 ही दे दे, जो 8 है। तो आप लोग को इन ऑब्जेक्टिव में से पहचान करना पड़ेगा, है ना। तो ऐसा नहीं कि इन सभी को आप लोगों ने जोड़ दिया तो वहाँ पास आ गया है 21, तो आप लोगों ने बहुपद की घात क्या बता दी, 21 बता दी। ऐसा नहीं करना है ना। अपन को क्या देखना है कि सबसे बड़ी घात क्या है, वही हमारी कहलाई जाती है बहुपद की घात। तो बहुपद की घात क्या है, 9 है। बताया समझ में? चलिए, अगर आप लोग इतना समझ में आ गया है तो चलिए अब चलते हैं प्रश्नावली 2.1 में। बहुत ही इजी तरीके से उसे भी हम समझ लेते हैं, है ना। वो तो बहुत आसान है, बस 2 मिनट का काम है। आइए एक बार बुक देख लेते हैं, उसके बाद पहचान करते हैं। चलिए पहुंच चुके हैं प्रश्नावली 2.1 में। इसे भी आप रैपचैप तरीके से बिल्कुल इतनी आसान ट्रिक से समझेंगे कि आप लोग भूलेंगे नहीं। अगर बाय चांस एग्जाम में आ जाता है, वैसे आता नहीं है ना, अगर आ जाता है तो कैसे पता कर लेंगे, है ना। तो चलिए सबसे पहले तो अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं कि अपना क्वेश्चन कहता क्या है, उसके बाद तो इसको सॉल्व करेंगे, है ना। चलिए यहाँ पर हम देख रहे हैं हमारा क्वेश्चन बोलता है कि किसी बहुपद p इंटू एक्स के लिए y बराबर p इंटू एक्स का ग्राफ नीचे आकृति 2.10, इसको 2.10 नहीं पढ़ेंगे। दशमलव के बाद कोई भी संख्या होती है वह क्या होती है, कुछ भी होती है, लेकिन उसको क्या है एक साथ नहीं पढ़ते हैं, उसको अलग अलग करके पढ़ते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिए, है ना। तो यह क्या दिया हुआ है, आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक की स्थिति में p इंटू एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। किसकी शून्यकों की संख्या बात कर रहा है, p इंटू एक्स, है ना। किसकी ज्ञात करना है, p इंटू एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। कहने का तात्पर्य क्या है कि जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये पहला हमारा डायग्राम है। इस डायग्राम में क्या कोई भी रेखा एक्स रेखा को काट रही है कि नहीं काट रही है। वो जितने बिंदुओं पर रेखा काट रही है उतने शून्यकों की संख्या होगी। अगर नहीं काट रही है तो वहाँ पर कोई शून्यक नहीं होगा। समझ रह पा रहे हैं? चलिए तो हम सबसे पहले देखते हैं पहली आकृति को, है ना। कि हमको ज्ञात करना क्या है, शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। और p इंटू एक्स में मतलब कि x रेखा कहाँ है हमारी, ये है x रेखा, तो ये है ना। और ये y है, हमें y को ध्यान नहीं देना है, हमको सिर्फ x को देना है। तो यहाँ पर हम पहली आकृति में देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, ये जो रेखा काट रही है तो किस में काट रही है, x में काट, सॉरी y में काट रही है। और हमको तो y की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो x की बात कर रहे हैं। तो जब ये सीधी रेखा है तो सीधी रेखा किस में है, y पर है। जब y पर है तो स्वाभाविक सी बात है क्या होगा, इसका कोई शून्यक नहीं होगा, क्योंकि हमें क्या ज्ञात करना है, हमें शून्यक ज्ञात करना है। और जब शून्यक ज्ञात करना है तो किस में, x में करना है। तो x में तो है ही नहीं, x में कोई काट ही नहीं रही है, तो क्या बोलेंगे, इसका कोई शून्यक नहीं है। क्या लिख देंगे, इसमें लिख देंगे कोई शून्यक नहीं है। अब यहाँ पर आइए, यहाँ पर दूसरे में देख रहे हैं कि एक रेखा जो ग्राफ में काटती हुई जा रही है, देख रहे हैं आप लोग। तो यहाँ पास एक बिंदु यहाँ पर काटी, तो यह बिंदु किसकी होगी, y की। तो y की तो हमें बात ही नहीं करना है, हमको बात करना है किसका, x का। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये x रेखा है, x पर कितनी बार काटी, एक बार काट रही है, यहाँ पर एक बार काट रही है। तो क्या बोलेंगे, एक शून्यांक,
क्या बोलेंगे, एक शून्यांक। क्या बोलेंगे, एक शून्यांक, क्योंकि एक्स पर कट रहा है तो क्या होगा, ये एक शून्यांक होगा। यहाँ पर नीचे आप लोग लिख दो ग्राफ के नीचे एक शून्यांक है। क्या लिख दोगे, एक शून्यांक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर तीसरे में बात करें तो तीसरा में अगर हम देखें कि एक्स रेखा कहाँ कहाँ काट रही है, तो पहला पॉइंट ये काटी, फिर दूसरा पॉइंट ये काटी, तीसरा पॉइंट ये काटी, मतलब एक बिंदु, दो बिंदु और ये तीन बिंदु, कुल मिला कितने बिंदु काट रही है, तीन जगह पर काट रही है। तो क्या होगा यहाँ पास, ये हो जाएगा हमारा थ्री शून्यांक, या यहाँ पर लिख देंगे इसके नीचे आंसर में तीन शून्यांक। क्या लिखेंगे, तीन शून्यांक। हम ज्ञात क्या कर रहे हैं, शून्यांकों की संख्या ज्ञात कर रहे हैं। तो यहाँ पर तीन, एक्स में क्या काट रही है, एक पॉइंट, दो पॉइंट, तीन, ये तीन जगहों पर ये हमारी रेखा काट रही है, मतलब हो जाएगा हमारा तीन शून्यांक। क्लियर है, चलिए, है ना। अब यहाँ पास थोड़ा सा और नीचे आते हैं चौथे वाले में। चलिए ये चौथे वाले ग्राफ में आ चुके हैं। अब यहाँ पर देखेंगे एक्स पर, तो यहाँ पर अगर हम देखें एक्स पॉइंट पर, तो ये जो हमारी एक ग्राफ रेखा काट रही है, तो कितने बिंदु पर काट रही है, एक बिंदु ये और एक बिंदु ये दो बिंदुओं पर काट रही है एक्स पर। तो कितने शून्यांक होगा इसमें, इसमें हमारा दो शून्यांक होगा। कितना होगा, दो शून्यांक, क्योंकि हमारे एक्स पर कितना काट रही है, दो ही तो काट रही है, तो एक और दो, तो क्या बोलेंगे, दो शून्यांक। चलिए अब इसकी बात करते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे तो एक, दो, तीन, चार, एक्स की रेखा पर इसने चार बार काटा है। कितनी बार काटा है, चार बार काटा है। तो सिंपली क्या करना है आपको, यहाँ पर उत्तर डाल के लिख देना है चार शून्यांक। क्या लिख देंगे, चार शून्यांक। यहाँ पर लिख देंगे आंसर चार शून्यांक। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें देखते हैं ये कितने बार काट रहा है। आइए इसको देखते हैं। तो पहला तो अपना होगा एक, यहाँ पर दूसरा और यहाँ पर तीसरा, एक, दो, तीन। तो हमारा जो छठवें नंबर का ग्राफ है, इसमें तीन बार रेखा काट रही है ना। पी एक्स रेखा को कितनी बार काट रही है, तीन बार काट रही है, मतलब कि क्या होगा, ये तीन शून्यांक होगा, है ना। आप लोग करना क्या है, आंसर डार के नीचे यहाँ पर डायरेक्टली लिख देंगे आप लोग तीन शून्यांक, ऐसा करके, है ना। जिस प्रकार मैंने लास्ट वाले में आप लोग को बताया, उसी प्रकार जितनी रेखा एक्स पर काट रही है उतने ही को आपको काउंट करके उसके नीचे लिख देना है ना। हो गया अपना प्रश्नावली 2.1 प्रॉपर तरीके से सॉल्व है। तो आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही बेहतर तरीके से समझ लिए हैं, है ना। अगर आप लोग को यह चीज़ समझ में आई तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हो सके तो अपने फ्रेंड सर्कल तक वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आप लोग का व्हाट्सएप ग्रुप है, स्कूल ग्रुप है, वहाँ भी आप लोग शेयर कर सकते हैं। तो चलिए प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे प्रश्नावली 2.2 में न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।